MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और पहली खबर बता रहा हूं मैं। ट्रिगर दबाने की पूरी तैयारी है और पाकिस्तान को इस बार साफ कर दिया जाएगा, आतंक को साफ कर दिया जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री आवास पर CCS की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सिक्योरिटी की बैठक ली है और आपको बता दें, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में ये चर्चा की गई है कि अब आगे क्या तैयारी की जानी है, क्योंकि सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। उसकी तस्वीर मैं आपको बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पूरी तरह से तैयार है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्वाला की तस्वीर आप देखिए। और बॉर्डर पर देखिए जरा, ये युद्धाभ्यास चल रहा है और इस बार भारत का हथियार रहेगा ड्रोन। दर्शक, ये ड्रोन आर्मी आप देख रहे हैं, ये ड्रोन आर्मी बताने के लिए काफी है कि इस बार आतंकियों का बचना नामुमकिन है। सुनिए जरा। से जो कार्रवाई पिछले 2 महीने से जो कार्रवाई चल रही है वो तमाम ऑल आर्म्स, यानी कि चाहे वो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, आर्टिलरी, इनके तमाम ऑल आर्म्स दस्तों का लैंड बेस्ड मनूवर की जो ट्रेनिंग थी उसके ऊपर फोकस था। इस सुदर्शन चक्र कोर की तमाम इमदादी दस्तों की मैं सराहना करता हूं और इसी बात से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, हिंदुस्तान की सेना युद्ध के लिए तैयार है। दर्शकों, सेना ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को पाताल से भी खोजकर बाहर निकालेंगे। और अब मैं आपको बताने वाला हूं, भारत हर मोर्चे पर तैयार है। जमीन मैंने दिखाई, भारत ने आसमान में कैसी तैयारी की है दिखाता हूं आपको मैं। के बिल्कुल पास भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना किस तरह से मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारतीय वायुसेना का C-130 है, जहां से भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस पैराशूट रेजिमेंट के जवान जो हैं एक एक कर जो कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट फ्री फॉल है उसके ज़रिए नीचे उतर रहे हैं। ये तकनीक खासतौर पर दुश्मन के इलाके में अपनाई जाती है ताकि दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब भी दिया जा सके और एक जो सरप्राइज एलिमेंट रहता है दुश्मन को आश्चर्यचकित करने के लिए,
वो बना रहे। इस वक्त अगर बात की जाए तो भारतीय सेना जो है पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर एक बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल को अंजाम दे रही है, जिसका ये ऑपरेशंस हिस्सा है। और इन ऑपरेशंस के दौरान हवा से कैसे मार करते हुए भारतीय सेना के जो जवान हैं वो ऑपरेशंस के लिए उतरते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और सरकार ने इसे आतंकी हमला माना है। दर्शकों, ये जो निहत्थे लोग हैं, आप सोचिए जरा इन लोगों की क्या गलती है, क्या गलती है आखिर, आप सोचिए जरा। लेकिन इन लोगों ने जो भुगता है उसका बदला लेने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दूसरी चेतावनी दे दी है। यह लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर कि जो इसके पीछे हैं उनको सजा मिलेगी और न्याय होकर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है। लेकिन यह आतंकवादी हमला मान लिया गया है, इसका सीधा मतलब यह है कि यह एक्ट ऑफ वॉर है। देखिए रिपोर्ट। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीमा पार से प्लानिंग, रेड फोर्ट पर धमाका और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का जख्म नाकाबिले बर्दाश्त है। भूटान से लौटते ही मोदी एक्शन में आ चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने जो काम किया था वो आज फिर हुआ। सीसीएफ की मीटिंग में वो प्लान तैयार हो गया जिससे पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, लाल किले पर जो जख्म आतंकियों ने दिया, उस लहू के एक एक कतरे का हिसाब सूद समेत लौटाया जाएगा। आतंकी मुल्क को बताया जाएगा जो गलती उसने इस बार की है उसका अंजाम कितना भीषण और भयानक होने वाला है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। बॉर्डर पर हिंद के वीर पूरी तरह से तैयार हैं। इंतजार बटन दबाने का है। हर बूंद का जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब जो ना भूतो ना भविष्यति होगा। अब दर्शकों, आज आपको एक एक तस्वीर में साफ करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि आखिर सीसीएस की बैठक में क्या हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में गुस्से की ज्वाला धधक रही है दर्शकों, और इस दर्द और गुस्से को पीएम मोदी बखूबी महसूस कर रहे हैं। और भूटान दौरे से लौटते ही तुरंत पीएम मोदी ने बैठक बुला ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सीसीएस की बैठक की है। साथ ही कैबिनेट मीटिंग में हमले को आतंकी हमला माना गया है। सिक्योरिटी पूरी कैसी है इसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा है दिल्ली बम धमाका आतंकी हमला है। दिल्ली में कार ब्लास्ट जघन्य आतंकी हमला है। मीटिंग में आतंकी हमले के खिलाफ एक्शन की बात भी कही गई है। वहीं इस मीटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां ब्लास्ट में घायल लोगों का उन्होंने हाल जाना और भरोसा दिया। भरोसा ये कि इस कायराना हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। पीएम मोदी ने कह दिया है हमले में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी का यह मैसेज पूरी तरह से क्लियर है दर्शकों। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी कार्रवाई होगी, जिसकी तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से सामने आई है। वहीं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पहले से भी ज्यादा घातक होने वाला है। और आज सेना प्रमुख ने चेतावनी दे दी है, आखिरी वार्निंग सुनवाता हूं आपको। If I can say that we could means we were very much empowered as far as Sindoor 1.0 is concerned. We have learnt our lessons. Therefore, whether it's Sindoor 2.0 or any other battle thereafter, we are looking at in a big way. सुदर्शन चक्र कोर की तमाम इमदादी दस्तों की मैं सराहना करता हूं और इसी बात से मैं आज
ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। जो नया जनरेशन इक्विपमेंट है उसको हमने भली भांति अब्जॉर्ब किया है और आने वाले समय में इस ऑपरेशनल रेडीनेस को हम और बढ़ावा देंगे। अब दर्शकों देखा आपने कैसे पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं ब्रह्मोस पाकिस्तान के लिए किसी गाल से कम नहीं है और ब्रह्मोस की पूरी तैयारी भारत की है। और आपको सुनवाता हूं आज हमारी क्षमता क्या है? अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। हर 40 दिन में एक। साथियों, हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। और दर्शकों, प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि ब्रह्मोस की ताकत क्या है और खौफ में है पाकिस्तान। लेकिन आप देखिए S-400 भी महाबली बनेगा। ये पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए और मैं कह रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और ज्यादा घातक होगा, ये सेना ने कह दिया है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं आतंकियों का समूल नाश करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और केंद्र सरकार और सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद दर्शकों, भारत की तरफ से संभावित कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मोदी ने हमले को षड्यंत्र बताया और एक्शन का भरोसा दिया है, जिसके बाद ब्रह्मोस से लेकर S-400 पर सबकी नजर टिकी हुई है। पाक ड्रोन्स को रोकने के लिए S-400 को सक्रिय किया जाएगा। पाकिस्तान को एक बार फिर ब्रह्मोस की ताकत दिखाने की तैयारी है। इसके अलावा स्कैल्प क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है, कामेकाजे ड्रोन्स यानी इजरायली ड्रोन जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, नागमार्क 2 एंटी टैंक मिसाइल जिसे बॉर्डर पर तैनात भी किया जा सकता है, क्रिस्टल मेज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था, अग्नि 5 या निर्भय क्रूज मिसाइल जो गहराई तक स्ट्राइक करने में सक्षम है। यानी भारत की तैयारी मजबूत है और स्वदेशी हथियार पूरी तरह से तैयार हैं। और पीएम ने कह दिया है षड्यंत्रकारी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद सारे हिंदुस्तान में आर्मी एक्टिव मोड में है, इंटेलिजेंस एक्टिव मोड में है, एजेंसीज एक्टिव मोड में है। और सुनिए जरा रक्षा विशेषज्ञ से लेकर क्या कह रहे हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट से जुड़े हुए डॉक्टरों का कनेक्शन करीब करीब जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन से पुख्ता हो चुका है, लिहाजा दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वार। उन्होंने ये भी कहा था कि हम अब वेट नहीं करेंगे, वी विल गिव क्विक रिएक्शन। उधर हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 विल बी मच मोर एडवांस्ड। उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर ने चाहा तो हमें इसका जल्दी ही अवसर प्राप्त होगा। इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 इज लाइकली।
लेकिन जनता क्या कह रही है, हिंदुस्तान क्या कह रहा है, दर्शकों आपको सुनना चाहिए। लोगों के मन में क्या है, जहन में क्या है, सुनिए जरा। किस्तों में जीने से बेहतर जाए जान जहान से, अब कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से। अरे टकराना तो पड़ेगा एक दिन मौत के इस तूफान से, और कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से। पाकिस्तान को फिर से वो सबक सिखानी पड़ेगी। हम तो कहते हैं वहाँ के वजीर आजम को हेलीकॉप्टर में बांध के और सीधे भारत के पब्लिक के सामने सौंप देना चाहिए। आतंकवादियों में भी दहशत हो, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए योगी मॉडल में, और उससे नीचे नहीं, सीधे एकदम शूट या घर को तोड़ फोड़ के एकदम बर्बाद कर दीजिए। न रहेगा वो और न फिर दोबारा काम करेगा, नहीं दूसरा कुछ सोचेगा आतंकवादी बनने के लिए या ऐसा क्राइम करने के लिए। अब मोदी जी हिदायत दे दिए हैं कि अगर एक मारोगे तो हम 100 मारेंगे, और उनका जो धमाका होगा ना वो जमीन से लेके आसमान तक दिखेगा। सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हो जाना चाहिए, और इस बार रुकना नहीं चाहिए। इस बार पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देना चाहिए। हम तो मोदी जी से यही मांग करते हैं कि जहां इसका जो जड़ है, जड़ पे फिर से कार्रवाई, सिंदूर जो था उसको दोहराना चाहिए। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार है और पाकिस्तान कह रहा है कि अब तो बचना मुश्किल है, और मैं इसका सबूत आपको दिखाऊंगा। दर्शकों दिखाइए जरा तस्वीर, ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर 2 की दहशत में है मुनीर, मुल्ला मुनीर कांप रहा है। ये भूला नहीं है जो पहला ऑपरेशन सिंदूर था। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इंडिया पाक बॉर्डर पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए जरा, पाकिस्तान के खिलाफ क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने वाला है, क्योंकि इसकी आहट दिख रही है। अब मैं दर्शकों आपको पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है बताता हूं। पाकिस्तान में इस समय टैंक का मूवमेंट है। देखिए जरा, ये दावा किया जा रहा है दर्शकों कि पाकिस्तान में खौफ है, वो टैंक को मूव कर रहा है बॉर्डर की तरफ। ये तैयारी इस वक्त पाकिस्तान में है। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की सड़कों पर हलचल बढ़ गई। देख रहे हैं यहां पे, ये हलचल बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान को डर लग रहा है। मुल्ला मुनीर और शहबाज कांप रहे हैं। लेकिन दर्शकों ये खौफ अच्छा है, ये डर अच्छा है, और ये डर बने रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अभी चल रही है दर्शकों। इधर पाकिस्तानियों में डर का माहौल देखा जा रहा है। पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि हिंदुस्तान आतंकी हमले का बदला लेगा। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी हलचल मची हुई है। पाक मीडिया ने कहा इसके लिए हमें जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाक सेना ने ब्लास्ट के बाद नोटम जारी कर दिया है। इस नोटम के जरिए तीनों सेना को हाई अलर्ट पर रख रहा है मुल्ला मुनीर। नोटम का मतलब है तनावपूर्ण सीमा क्षेत्र में हवाई यातायात प्रतिबंध सुनिश्चित हो और सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि हो। साथ ही दावा किया जा रहा है कि मुनीर ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहा है। तीनों सेनाओं के साथ पाकिस्तान में मीटिंग का भी दावा है। इसके साथ ही बॉर्डर पर टैंक के मूवमेंट की बात कही जा रही है, जिसकी तस्वीर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। अब इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान खौफ में है, लेकिन पाकिस्तान में कैसे डर और खौफ है, खुद सुनिए जरा आप। कोई फसाद करते हैं, कोई दहशतगर्दी का वाकया करते हैं, और उसके बाद उसको जवाब बनाकर 2-4 दिन के बाद ये पाकिस्तान पर एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, एक जंग मुसल्लत कर देते हैं। इस वक्त ऑलरेडी इनकी तमाम आर्म्ड फोर्सेस हमारे खिलाफ डिप्लॉयड हैं। ये नोटैम्स ऑलरेडी इस वक्त इन प्लेस हैं। तमाम एयरलाइंस को, तमाम फजाई हुदूद को, सबको नोटिस जा चुका है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जंगी कार्रवाइयाँ होने वाली हैं। इंडिया के जानिब से बहुत बड़े बड़े नोटैम्स इन तारीखों के लिए जारी हो चुके हैं। नोटिस टू मरीनर्स, समुद्र के बहरी रास्तों के लिए भी बड़े बड़े नोटिस जारी हो चुके हैं। लिहाजा इनकी सारी आर्म फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं, इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था, और वो आज दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाब फराहम कर दिया। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तानी खौफ में और आतंकी साजिश कर रहे हैं।
लेकिन एक ऐसी साजिश है जो आपको देखनी चाहिए। सावधान कर रहा हूं दर्शकों आपको, क्योंकि एक लाल कार है जिसमें दावा किया गया कि विस्फोटक हो सकता है। सुबह से उसे ढूंढा जा रहा है, लेकिन क्या वो कार मिल गई है? क्या उसमें विस्फोटक मिल गया है? पूरी कहानी आपको दिखाता हूं। यही है वो कार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। इसका नंबर देखिए DL10CK0458। ये कार हरियाणा में जाकर मिली है इधर, और अभी भी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, जहां ये कार पहुंची है, देखिए जरा, एनएसजी की टीम पहुंच गई है। एनएसजी ने पूरा इलाका घेर लिया है एक और कार में, और खबर यह है कि इसमें भी विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि जिस पर फिदाइन का आरोप है ये उसी के फार्म हाउस पर कार खड़ी हुई है। वहां पर एनएसजी ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अब दर्शकों में एक और दावा करता हूं, ये लाल कार जो खतरा है ये टला नहीं है, क्योंकि कार की जांच अभी की जा रही है। जल्दबाजी कुछ भी कहना है, लेकिन बहुत हद तक अभी जांच में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी हैं। टीम यहां पहुंच चुकी है, सीएफएसएल की टीम सेंटर पर दिल्ली की टीम पहुंच चुकी है। यार माइक साइड कर ले यार भाई। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये कार इस समय बम का गोला है, बम का गोला। पहले आप देख रहे हैं ये व्हाइट i20 जो धमाके में उड़ गई थी, लेकिन दूसरी तरफ है ये लाल कार जो लापता थी, लेकिन ये मिल गई है। लेकिन दर्शकों अभी भी कई अनसुलझे सवाल। क्या इस लाल कार को लेकर पूरी तैयारी की जा रही थी और अभी ये कार मिली है? लेकिन इस कार को आप देखिए, इसी फर्जी पते पर कार का रजिस्ट्रेशन है। देखिए जरा, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड कार, लेकिन सवाल ये कि जब दिल्ली में फर्जी पते पर कार को खरीदा गया है, तो क्या कार से बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी? आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए कहां कहां पर हमला हो सकता है। क्या लाल कार इंडिया गेट भी गई थी? क्या लाल कार लाल किला भी गई थी? क्या ये लाल कार संसद भवन के आसपास घूम रही थी? दर्शकों इतना ही नहीं, आईटीओ में भी दावा किया जा रहा है कि लाल कार गई होगी कनॉट प्लेस, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। खान मार्केट, यहां भी बड़े बड़े लोग रहते हैं, कई कैफेज है, भीड़ रहती है। सराय काले खां जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी भीड़ रहती है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी हर समय भीड़ रहती है। डिफेंस कॉलोनी में भी दावा किया जा रहा है। यानी कार के कई अलग अलग निशान थे जो सरोजनी नगर, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर मिल सकते हैं। लेकिन दर्शकों अभी दावा मैं ये कर रहा हूं कि कार मिली है, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है। अब सबसे बड़ा और पहला सवाल ये आप देखिए, जो डॉक्टर उमर नबी है, जो फिदाइन हमले में फट गया ऐसा दावा किया जा रहा है, अभी उस पर भी संशय है। लेकिन उसी के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड है। एक तरफ वो कार है और दूसरी तरफ उसका रजिस्ट्रेशन आरटीओ से इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा इस इंफॉर्मेशन को। अब दर्शकों मैं आपको सबूत दिखाता हूं। खतरा अभी टला नहीं है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसको लेकर अभी भी चेकिंग की जा रही है। देख रहे हैं, लाल कार भले ही मिल गई है, लेकिन क्या कई और कार है? क्या इसको अभी भी जो पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, उसको लेकर पुलिस की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि आतंकियों के आका अभी भी बाहर घूम रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। दर्शकों देख रहे हैं आप, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। हर कार की जांच की जा रही है। दिखाइए जरा कैसे जांच पड़ताल हो रही है। चलती फिरती तबाही यानी लाल कार का पता तो चल गया, लेकिन गुत्थी अभी अनसुलझी है। लाल कार के टारगेट कौन कौन से थे? किसने ये कार फरीदाबाद के गांव में खड़ी की? क्या अभी और भी कारें मिलना बाकी हैं? अब तक कोई नहीं जानता।
आतंक के मास्टरमाइंड उमर की लाल कार को खोजना अब सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि तबाही के सामान से लैस ये लाल कार चलती फिरती मिसाइल थी। तब कोई नहीं जानता था इसमें कितना विस्फोटक है और कहां फट सकती है। लाल कलर की ये गाड़ी थी और अगर इस एरिया की बात करें तो देखिए पुलिस ने इस एरिया को फिलहाल कार्डन ऑफ कर दिया है, किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन इसी खंडावली गांव से पुलिस ने उस लाल कार को जो है वो बरामद किया है। खतरे को देखते हुए दिल्ली एनसीआर का चप्पा चप्पा सर्विलांस पर है। कोने कोने में चेकिंग चल रही है, क्योंकि तबाही के सामान से लैस कितनी कारें दिल्ली में घूम रही हैं कोई नहीं जानता। इसीलिए सावधान दिल्ली, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर हमारे पास आ रही है फरीदाबाद से, जहां लाल कार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लाल कार जो अभी तक संदेह की स्थिति में थी, उससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मैं। फरीदाबाद से यह खबर हमें मिल रही है और आपको जानकारी दे दे, लाल कार पर कई खुलासे हो रहे हैं। अभी इस समय कार कहां पर है आपको दिखाता हूं मैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ गई है। कोमल जरा बताइए आप कहां पर हैं, बात करिए जरा, वहां क्या हो रहा है, बात करिए कोमल, बात करिए। फुल फ्रेम। देखिए मैं खंडावली गांव में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे देखिए ये जो तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और आपको बताया तो खंडावली गांव में ही देखिए ये जो लाल कलर की गाड़ी मिली है और ऐसे में तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो यहाँ पे पहुंच रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। चाहे CFSL की बात करें मृदुल, या फिर बॉम्ब स्क्वाड की टीम की बात करें, NSG की बात करें, वो सभी यहाँ पे पहुंच रही थी। और एक एक कर करके अब सभी ऑफिसर्स की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ कार कहाँ पर है इस समय कोमल? हमने आपको दिखाई, लेकिन देखिए संकट अभी भी टला नहीं है। बिल्कुल देखिए खंडावली गांव में हूं और यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से कुछ ही दूर पे जो है बताया जा रहा है कि पुलिस जो है FSL की, CFSL की टीम की बात करे या फिर NSG की टीम की बात करे तो वो जो है लगातार कार की जांच कर रही है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इस कार को लेकर के, यानी ये कार कल सुबह 9 बजे से इस एरिया में पड़ी हुई थी। एक बकरी चालक ने जो है वो बयान दिया है, उन्होंने यहाँ पे बाकायदा इस कार को देखा, कोई बंदा यहाँ पे आया, उस कार को इस इलाके में छोड़कर चला जाता है। मृदुल अगर इस पूरे इलाके की बात करें, चूंकि देखिए रात का समय है, बहुत बेहतर तरीके से वो विजुअल्स नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये पूरा खेत खलियान का इलाका है, यानी गांव का एरिया है, बहुत ही ज्यादा इंटीरियर एरिया है। और ऐसे में ये गाड़ी बिल्कुल कोमल, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त मैं कहने वाला हूं दिल्ली वालों, NCR वालों, आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि लाल कार अभी भी इस वक्त, मूव कीजिए इसे, राजधानी दिल्ली के लिए बड़ा खतरा थी। लेकिन अभी राहत की खबर है, तबाही के सामान से लैस लाल कार को लोकेट कर लिया गया है। मिस्ट्री बनी लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार बरामद कर ली गई है। लाल कार को फरीदाबाद सेक्टर 58 के खंडावली गांव के अंदर से बरामद किया गया है, जिसे आतंकी डॉक्टर उमर के फार्म हाउस में छिपाकर रखा गया था। दरअसल इस कार का मालिक धमाके का फिदायीन डॉक्टर उमर था। और आपको बता दूं, शक था कि इस कार में भारी मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ है। आपको यह भी बताएं, दिल्ली NCR के सभी थाने बॉर्डर चेकपोस्ट पर भारी अलर्ट जारी किया गया था। दिल्ली पुलिस की 5 स्पेशल टीमें कार को ट्रैक करने में लगाई गई थी। हालांकि कार मिलने के बाद भी कई सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। और इस कार को किसने और क्यों छिपा कर रखा था? क्या उमर के साथी दूसरे फिदायीन हमले की तैयारी में थे? क्या कार में मौजूद आतंकी अंडरग्राउंड हो गए? क्या दिल्ली NCR में और भी संदिग्ध कार घूम रही है? तमाम सवाल हैं दर्शकों, लेकिन आज हमने चश्मदीद से बात की है लाल कार को लेकर। वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ये किसका प्लॉट था जहाँ गाड़ी मिली? ये गांव का ये एक का। क्या नाम है उसका? लल्लू। लल्लू? अच्छा, किसने देखी पहले गाड़ी, किसने पुलिस को इन्फॉर्म किया? भाई मो तो पता नाम है, तो बकरी चराग लाया सुबह वो 8 बजे। हाँ, वो तो जाम मिलो ही नहीं। अच्छा, जाम मिला। ये ईदगाह कहाँ है? बता रहे हैं ईदगाह की जमीन में खड़ी थी, कुछ ऐसा भी है क्या? ईदगाह तो ही नहीं, तो ईदगाह। अच्छा, ईदगाह ही है, पीछे खड़ी है। अच्छा, ईदगाह के पीछे खड़ी है। हाँ। अच्छा, कितने बजे से खड़ी थी ये? कल आई 9 बजे। कल बता रहा हूँ बालक। 9 बजे? हाँ, कल रात को? दिन में। अच्छा, दिन में सुबह? हाँ, सुबह। अच्छा, कल सुबह 9 बजे से खड़ी है यहाँ ये? हाँ। अच्छा, वरना पता ना कौन खड़ी कर दो, मैं ना देखो, मैं खेत बाहर जंगल में। अच्छा, खेत में। सोचिए, सुबह से खड़ी हुई है, लेकिन क्या वाकई ये कार
बहुत बड़ा खतरा है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं दर्शकों, वो भी आपको सुनवाता हूं। इको स्पोर्ट्स लाल रंग की हरियाणा में मिल गई है और अब सवाल ये उठता है कि क्या खतरा टल गया है। ये मान के चलिए कि अभी तो आपने शुरुआती तौर में इन्वेस्टिगेशन है, जब तक पूरा सफल अनावरण न हो जाए, मंसूबों की पूरी जानकारी न मिल जाए, तब तक और हम कभी भी अपने को पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं समझते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से वो संक्रमण महामारी का है कि इसको समय लगेगा। इसको बहुत कुशल और कुशाग्र इन्वेस्टिगेशन के उपरांत आपको ये संतोष होगा कि हमने इस महामारी पर या इस समस्या के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली है। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं ये खतरा गंभीर क्यों है, क्योंकि अभी भी 300 किलो विस्फोटक है जो मिला नहीं है और उसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। दर्शकों दिखाता हूं मैं आपको, लाल कार मिलने के बाद भी दिल्ली पर खतरा टला नहीं है, क्योंकि 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट अब तक लापता है। दर्शकों यानी एजेंसीज 360 किलो तबाही का सामान अब तक ढूंढ नहीं पाए। सूत्रों के मुताबिक भारत में अब भी 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मौजूद है। लापता अमोनियम नाइट्रेट की तलाश में ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। शक है कि यह अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली से बाहर टारगेट के लिए रखा हो, यानी लापता विस्फोटक अयोध्या, काशी, उज्जैन कहीं भी हो सकता है। अब तक की जानकारी के मुताबिक यूपी के धार्मिक स्थल टारगेट पर थे और आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक आतंकी अयोध्या में विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था। अब सवाल यह कि क्या लापता अमोनियम नाइट्रेट नए टारगेट के आसपास है, क्योंकि आतंकियों की साजिश 26/11 जैसे बड़े हमले की थी, यानी सुरक्षा एजेंसियों का सबसे बड़ा टारगेट लापता विस्फोटक सामग्री है। दर्शकों इसे ट्रेस करना है, क्योंकि यह बहुत बड़ा खतरा है। दर्शकों आप सोचिए जरा, 300 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट कितना बड़ा खतरा हो सकता है। हमने एक्सपर्ट से पूछा, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट एक खतरनाक अमाउंट है, बहुत ही खतरनाक अमाउंट है, ये सच है। तो अगर ये बात सच है कि 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिसिंग है, तो ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि काफी घातक सिद्ध हो सकती है। 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट में अगर सही अमाउंट ऑफ फ्यूल मिलाया जाए तो लगभग 1 गीगा जूल एनर्जी मिलेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर ये कहीं पे भी खुले मैदान में भी विस्फोट होता है तो लगभग 50 मीटर तक ये बहुत ही घातक सिद्ध होगी और 100 मीटर तक इसकी प्रेशर वेव्स फील करी जाएंगी, यानी कांच टूट सकता है 100 मीटर दूर तक। और जब ये खुले मैदान में हो, अगर किसी तंग जगह ये हो या किसी भीड़ भाड़ की जगह पर ऐसा हो, तो इसका जो परिणाम है वो और घातक सिद्ध हो सकता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कैसे ये पूरी तैयारी की जा रही है। इसको लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। आपको दिखाता हूं खतरा, देखिए रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मंदिरों में अलर्ट पर है पुलिस। ये देखिए मां विंध्यवासिनी मंदिर में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, चप्पा चप्पा पुलिस की निगरानी में। आपको दिखाता हूं काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर देखिए। वाराणसी में कमांडोज उतार दिए गए। ये कमांडो काशी विश्वनाथ में मंदिर की सुरक्षा में लगे हुए हैं। दर्शक लेकिन आप सोचिए, इतनी तैयारी के बावजूद आखिर ये जिहादी और कट्टरपंथी कैसे कामयाब हो रहे हैं। गद्दार तो इनका साथ दे रहे हैं। दर्शकों ये तो कहना पड़ेगा, क्योंकि तबाही का नेपाल रूट सामने आ गया। ये कैसे अंदर दाखिल हुए आपको बताता हूं मैं। तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए इंडो नेपाल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद कर दी गई, क्योंकि ये आतंकी यहीं से घुसते हैं। सुनवाइए जरा। शांति बनाए रखते हुए भारत नेपाल सीमा को 72 घंटे पूर्व सील कर दिया गया है। तो सभी लोगों से निवेदन है, बॉर्डर को सील करने में सहयोग करें, शांति बनाए रखें। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, एसएसबी की टीम देखिए जरा, जंगलों में कॉम्बिंग कर रही है। और ये इसलिए जरूरी है दर्शकों, क्योंकि खतरा कहीं से भी किसी भी वक्त आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों, ये बहुत बड़ा रूट है और ये रूट कई सवाल अपने अंदर जमा किए हुए। क्या वाकई इस रूट से ही आतंकी विस्फोटक लेकर भारत में आए थे? क्योंकि बांग्लादेश का लगातार जिक्र हो रहा है और दिल्ली धमाके को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दर्शकों धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक
विस्फोटक को बांग्लादेश के रास्ते नेपाल लाया गया। नेपाल पहुंचने के बाद इसे भारत में विस्फोटक की खेप अंदर घुसाने की तैयारी थी। लिहाजा खतरे को देखते हुए नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही इंडो नेपाल बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। दरअसल लंबे समय से जैश नेपाल बॉर्डर पर एक्टिव था। यूपी बिहार की सीमा वाले इलाकों पर लगातार रेड चल रही थी। इस बीच बांग्लादेश वाया नेपाल विस्फोटक की डिलीवरी हुई। दर्शकों, यानी दिल्ली धमाके में तबाही का सामान नेपाल के रास्ते पहुंचा, ये सूत्र दावा करते हैं। खतरे को देखते हुए नेपाल से सटे कई जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका है कि बॉर्डर पर एक्टिव आतंकी नेपाल भाग सकते हैं। लिहाजा यूपी बिहार के बॉर्डर वाले जिलों में छापेमारी तेज कर दी गई है और पुलिस की टीम वहां पर एक्टिव हो गई है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, जहां एक तरफ पूरी तैयारी की जा रही है, वहीं कई ऐसी साजिशें हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। इसलिए अलग अलग जगह पर चेकिंग की जा रही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दर्शकों, ये चेकिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि कोई भी शख्स इन आतंकियों से मिला हुआ हो सकता है और इनके कोडवर्ड ऐसे हैं दर्शकों, जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये लोग कैसी साजिश कर रहे थे, आपको मैं इनकी साजिश का एक एक कोडवर्ड बताने वाला हूं। दिल्ली धमाके पर आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है दर्शकों, कोडवर्ड से। जांच में पता चला कि आतंकी चैट में कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करते थे ताकि बातचीत के दौरान अगर चैट लीक भी हो तो प्लान सेफ रहे। आतंकियों ने साजिश के कोड नेम बेहद आम रखे थे ताकि पकड़े जाने पर इन शब्दों को एजेंसियां सामान्य समझें। पहला कोड था बिरयानी और दूसरा कोड था दावत। सोचिए, अगर कोई कहे दावत के लिए बिरयानी तैयार है तो इस तरह की बातचीत से आप किसी पार्टी का न्योता भी समझेंगे। आतंकियों ने इसी तरह की बातचीत चैट बॉक्स पर की ताकि किसी को शक ना हो। सुरक्षा एजेंसियों को एक डिजिटल चैट बॉक्स मिला है। डिजिटल चैट बॉक्स में आतंकियों की बातचीत के कोड भी मौजूद है। कोड नेम डिकोड करने पर जो पता चला वो होश उड़ाने वाला था। दावत का मतलब था धमाका या हमला, जबकि बिरयानी से मतलब था विस्फोटक सामग्री। इस तरह के शब्द साइबर सर्विलांस में पकड़ में नहीं आए और आतंकियों ने इसी खामी का फायदा उठाकर धमाके की साजिश रची, ये खुलासा हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं दर्शकों इसके लिए? क्या आतंकियों की और बड़ी प्लानिंग थी? सुनिए जरा। दिल्ली ब्लास्ट संबंधित आरोपी चरमपंथियों के बारे में ये बताया जाता है कि वो पारस्परिक संपर्क में कुछ बड़े महत्वपूर्ण कोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिरयानी, दावत के लिए बिरयानी तैयार है, मतलब ये कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये शब्द और शब्दावली बदलती भी रहती है क्योंकि वो भी बहुत शातिर दिमाग के जिहादी माइंडसेट के अपराधी हैं। वो भी अपने कोड समय समय पर बदलते रहते हैं, तौर तरीके बदलते रहते हैं। और यहाँ तक कि जो सिग्नल्स होते हैं, एक खांसी, दो खांसी या इस तरीके के गला साफ करने के तौर तरीकों से भी बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। दर्शकों, इस समय देश में अलर्ट है, लेकिन जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बताइए जरा। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में एक्शन तेज है दर्शकों, और ये एक्शन इसलिए तेज है क्योंकि इसकी सीधे तार जम्मू कश्मीर से जुड़ते हैं। धमाके के बाद एक्शन दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए, कैसे एजेंसीज एक्शन वहां पर ले रही हैं। दर्शकों, इधर अलग अलग जगह पर एजेंसीज तैयार है, लेकिन आज बाबा बागेश्वर की यात्रा में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी और आतंक के खिलाफ हुंकार भर दी है, क्योंकि आतंकी जब फरीदाबाद में थे, बाबा की यात्रा भी शुरू हुई। आपको दिखाता हूं तस्वीर, ये आप देखिए, सीसीटीवी जो आया है दिल्ली धमाके का, वो चौंकाने वाला है। 6 सेकंड में कैसे धमाका हुआ देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। और ये वही जगह है, इसी रूट से आसपास बाबा बागेश्वर की यात्रा निकली थी। ये आप देखिए, अलग अलग कैमरे में दिल्ली धमाका कैद हुआ है। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, ये धमाका हुआ और इसके बाद बाबा बागेश्वर की यात्रा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फुल फ्रेम दिखाइए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
अब इस समय बाबा की यात्रा पहुंच गई है यूपी दर्शकों, और यूपी में कई जगह पर मथुरा भी जाएगी जो हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर बाबा बागेश्वर ने आतंक के खिलाफ हुंकार भर दी है। एकता यात्रा के जरिए हिंदुओं को एक करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को चेतावनी भी दी, एक नहीं रहोगे तो कम होते जाओगे। यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा से लेकर कश्मीर तक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि पढ़े लिखे सफेद कोटधारी डॉक्टरों ने आतंकी हमले की पूरी साजिश रची। सवाल यही है कि जिनको लोग भगवान मानते हैं वो आखिर शैतान कैसे बन गए। लेकिन आज दर्शकों बाबा बागेश्वर ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र होता तो यह हमला नहीं होता। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बाबा बागेश्वर ने यह चेतावनी दी है दर्शकों, हिंदुओं को एक होना होगा वरना वो कम होते जाएंगे। एक होने में जितनी देरी करेंगे उतने हिंदू घटते जाएंगे। कई शहरों को हिलाने की कोशिश की गई थी। हिंदुओं में इतनी एकता होनी चाहिए कि दंगा करने वाले घर से बाहर ना निकल सके। आतंकी घटनाओं में एक ही कौम के लोगों का नाम क्यों सामने आता है? उन्होंने बताया दिल्ली ब्लास्ट में 12 लोगों की जान चली गई। अगर हिंदू एक नहीं हुए तो 80,000 मर जाते। विदेशी ताकतें हमें डराने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। भारतीयों को कदम से कदम मिलाकर इसे देखना होगा, इसका जवाब देना होगा। सनातन यात्रा में भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही है दर्शकों। करीब 30,000 लोग बाबा के साथ चल रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट के बाद यात्रा की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली से शुरू हुई एकता यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। वृंदावन यानी मथुरा भी हाई अलर्ट पर है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने आज क्या कहा है सुनवाता हूं आपको। यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। लाखों सनातनी उन आतंकवादी ताकतों को, देश को तोड़ने वाली ताकतों को, देश में दंगा करने वाली ताकतों को, जो डॉक्टर मुसलमान पकड़ा गया, इस्लाम धर्म का था, लेकिन उसने देश में करोड़ों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। हम भारत की इंटेलिजेंट ब्यूरो, भारत की पूरी खुफिया तंत्र को धन्यवाद दे रहे कि उन्होंने वो जो RDX पकड़ा, उससे कई शहर तबाह हो जाते, उससे बचा लिया। पर जो दिल्ली में वाली घटना हुई, निश्चित रूप से वो नहीं होनी चाहिए। भारतीय और सनातनी एकता के लिए आह्वान कर रहे हैं कि आओ 16 तारीख को वृंदावन में, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे। बाबा कह रहे हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले धमाके होंगे। लेकिन वो ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मामले में दर्शकों देश में छिपे गद्दार सामने आए हैं और दावा किया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में इसी को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या यहां पर मौजूद डॉक्टर्स ने कई लोगों का ब्रेन वॉश किया है? क्योंकि वो लंबे समय से यहां पढ़ा भी रहे थे और कई डॉक्टर्स तो सेवा भी दे रहे थे। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, देखिए यह है उमर नबी दर्शकों। ये संदिग्ध फिदायीन है। दावा किया जा रहा है कि इसी ने बम बांध के खुद को उड़ा लिया है, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी संदेह में है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। जो देश में छिपे गद्दार हैं उनमें ये आतंकी डॉक्टर भी है। मुजम्मिल ये गिरफ्तार कर लिया गया है और ये लगातार इस केस में नए नए खुलासे कर रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की नींव इसने रखी है दर्शकों, जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है, इसका नाम है जवाद। और इसी को लेकर अब जांच पड़ताल को और आगे बढ़ाया गया है। और ये जो जावेद अहमद है, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। मौलवी जो है इन सब का सरगना माना जा रहा है। शोपिया से इरफान अहमद को गिरफ्तार किया है। यानी ये जितने भी एक के बाद एक डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, यहीं से मस्जिद में इरफान जो इमाम था, इसी से क्या कनेक्टेड थे? दिखाता हूं आपको। यही सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों, और यही मैं बता रहा हूं
कि आतंकी यूनिवर्सिटी बहुत कुछ अपने अंदर सवालों को बनाए हुए है, लेकिन इनके जवाब आना बाकी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है दर्शकों। सभी आरोपी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। अभी तक 7 डॉक्टर्स के नाम सामने आए जिनका आपस में किसी ना किसी तरह का संबंध है। ब्लास्ट का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी है, जो ब्लास्ट वाले दिन I-20 कार चला रहा था। यही है वो। डॉक्टर उमर मारा गया या बच गया, सुरक्षा एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं। 6 डॉक्टर को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपिया से इरफान अहमद को गिरफ्तार किया। इरफान अहमद मस्जिद में इमाम है दर्शकों, और इरफान अहमद जैश मोहम्मद के लिए काम करता था। जैश के हैंडलर से लगातार संपर्क में बना हुआ था। इरफान पर ही डॉक्टरों को आतंकी बनाने का आरोप लग रहा है। इरफान सभी डॉक्टर से लगातार संपर्क में था। टेलीग्राम और थ्रीमा पर कई अकाउंट भी बनाए थे। इरफान ने पूछताछ में मेवात के मौलाना का नाम लिया है। पुलिस ने मौलाना इश्तियाक को भी हिरासत में लिया है। मौलवी इश्तियाक अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहता था और इसी मौलवी पर घर में 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक रखा है। सोचिए आप, दावा है कि मौलवी इश्तियाक फरीदाबाद मॉड्यूल का सरगना है। इससे भी पूछताछ की जा रही है। सुनिए जरा एक्सपर्ट इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। कश्मीर में हुर्रियत जो ये ऑर्गेनाइजेशन था, ये बाकायदा रिकमेंडेटरी लेटर लेकर उन संभावित टारगेट्स को MBBS या इंजीनियरिंग करने पाकिस्तान या चाइना भेजता था, जो वहाँ से पूरी तरह से एक्टिवेट होकर आइडियोलॉजिकली वापस आते थे हिंदुस्तान में। और यही डॉक्टरी जिहाद के साथ हुआ, जिसमें इतने सारे डॉक्टर कश्मीर को छोड़ के दिल्ली के आसपास काम कर रहे थे। दरअसल में इनको ये बताया जाता है कि हमारे उनके साथ में रिलेशंस डिफरेंट हैं, हमारे कल्चर डिफरेंट है, हमारी संस्कृति डिफरेंट है, हमारा एम्बिशन डिफरेंट है, और जो हमारी आइडियोलॉजी है वो उनके मुकाबले बहुत सुपीरियर है। उन्हें स्टेटस वगैरह का लालच दिया जाता है। इवेंचुअली होता ये है कि पढ़े लिखे लोग भी इस तरह से ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि वो अपने आप को फिदायीन तक बनाने लगते हैं। इसे ही कहते हैं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। अब दर्शकों, मैं आपको एक और बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, वो देखना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये जो दिख रहा है आपको, इसकी 4 अक्टूबर को शादी थी। इसका नाम है डॉक्टर आदिल और ये आतंकी है दर्शकों। और इसी की शादी में पूरे हमले की साजिश रची गई। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। ये यहां पर लोगों का इलाज करता था सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन इसके दिमाग में जहर भरा हुआ था जिहाद का, और इसी की शादी में पूरी साजिश रची गई है। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि इसकी शादी में कैसे पूरी साजिश को रचा गया है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ दर्शकों। ब्लास्ट के पीछे जैश मोहम्मद का नया मॉड्यूल सामने आया है। इसमें डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य, यानी व्हाइट कॉलर लोग, ये लोग पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे दर्शकों। दावा यह कि नए मॉड्यूल की शुरुआत 37 दिन पहले हुई। 4 अक्टूबर को सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की शादी थी और इसी शादी में कुछ खास मेहमान भी शामिल हुए, जिनकी मीटिंग के बाद नए मॉड्यूल को एक्टिव किया गया। शादी के बाद फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर लगाए गए। जैश के समर्थन में कश्मीर में पोस्टर लगाए, आदिल ने भी लगाए दर्शकों। आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को नए तरीके से शुरू किया गया। डॉक्टर आदिल को लॉजिस्टिक और फाइनेंस की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस शादी में आए खास मेहमानों की पहचान कर रही है। आतंकियों के पोस्टर लगाने के आरोप में डॉक्टर आदिल को तो गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सीसीटीवी में डॉक्टर आदिल की तस्वीर कैद हुई थी। 6 नवंबर को पुलिस ने सहारनपुर से आदिल को उठा लिया। फोन सर्विलांस से पता चला कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। उसके लॉकर से AK-47 भी बरामद की गई। पूछताछ में उसने डॉक्टर मुजम्मिल का नाम लिया था। 10 नवंबर को पुलिस फरीदाबाद पहुंची, जहां 2500 किलो विस्फोटक मिला। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन डॉक्टर उमर नबी कार के साथ दिल्ली निकल गया था और लाल किले के पास ब्लास्ट कर दिया था। लेकिन अभी कहां पर है किसी को नहीं पता, और वाकई इसमें कई लोग शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच वो यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में आ गई है, जहां से ये डॉक्टर नहीं आतंकी तैयार हो रहे थे और ये लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। लोग इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। हिंदुओं, देख लो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो आतंकवादियों का भी शोक मनाते हैं। अगर चाहते हो
कि तुम्हारे बच्चे जीवित रहे, तुम्हारा वंश चलता रहे, तो एक तो जो लड़ते हैं उनका साथ देना सीखो। और ये जो आतंकियों के अड्डे हैं ना, अल फलाह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, दारुल उलूम देवबंद, ऐसे सारे विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाने के लिए इन पर बम बरसा, इनको कोई बुलडोजर नहीं, आर्मी भेजकर तोपों से इन्हें, ऐसी यूनिवर्सिटियों पे तत्काल रोक लगा देना चाहिए। सरकार उनको अनुदान देती है, वहाँ के बच्चे स्कॉलर प्राप्त करते हैं, लेकिन जो बच्चे निकलते हैं जिसके बारे में पूरा देश आज अचंभित है कि ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटियों को तो भैया गवर्नमेंट को तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको निरस्त करते हुए उनको बैन कर देना चाहिए और ऐसी यूनिवर्सिटियों पे खास तौर से निगरानी रखनी चाहिए और गवर्नमेंट को अपने अंडरटेकिंग लेनी चाहिए और इन पे पूरी जांच बैठाते हुए इन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार की यूनिवर्सिटियां चल रही हैं जहां की जिहादियों को पढ़ाया जाता है, जिहादियों को आगे बढ़ाने के, आतंकवाद के लिए प्रेरित किया जाता है, ऐसी यूनिवर्सिटियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होनी चाहिए। सुन लिया दर्शकों आपने, ऐसी यूनिवर्सिटीज पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। लेकिन दर्शकों, आज भी कुछ लोग देश में हैं जो कवर फायर देते हैं और आज उन चेहरों को मैं बेनकाब करने वाला हूं। आपको सबसे पहले दिखाता हूं तस्वीर। महबूबा मुफ्ती, अबू आजमी, एमआईएम नेता वारिस पठान, इन तीनों ने ऐसा बयान दिया दर्शकों जो सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि तीनों का बयान बहुत कुछ बताता है। उसके अंदर क्या है दिखाता हूं आपको मैं। पहले तो ये तस्वीर आप देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश के अंदर बैठे गद्दारों ने कैसे धोखा दिया, आपके आसपास रहने वालों ने कैसे देश को धोखा दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए। इसमें वो धोखा कैद हुआ है, कैसे लोगों की भीड़ वहां पर है लेकिन निहत्तों पर वार किया गया है और ये सब कुछ देश में बैठे गद्दारों की वजह से हुआ है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं, उससे पहले बताऊं कि इन गद्दारों को लेकर समर्थन में कई नेता आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद से देश गुस्से में है, आतंकियों पर एक्शन की मांग हो रही है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां फुल एक्शन में हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर आतंकियों को कवर फायर मिलने लगा है, जो ऊपर से दिल्ली ब्लास्ट की आलोचना कर रहे हैं जबकि अंदर अंदर आतंकियों का बचाव कर रहे हैं। जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं, उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। तो सवाल ये कि क्या देश में आतंकवाद पर फिर सियासत होगी? क्या सत्ता की खातिर आतंकियों का बचाव किया जाएगा? जवाब होगा नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। खुद सुनिए। जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। अब ऐसे में राष्ट्रवादी दलों ने भी कड़ा स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। अब तक जो बातें पर्दे में ढक छुप कर रह जाती थी, जो सोचते थे वक्त के साथ सब ठीक होगा, वो खुद कहने लगे हैं ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहन और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। देखा दर्शकों आप, ये तीनों कैसे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको बताता हूं कि आखिर तीनों नेता कैसे कवर फायर दे रहे हैं। दिखाइए जरा। सरकार को चाहिए वो फर्क करें, ये कह रही है महबूबा मुफ्ती। जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मगर शक के आधार पर रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा है। गिरफ्तार लोगों के मां बाप और भाई बहन मुजरिम नहीं है। एक डॉक्टर के पिता को घसीट कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने उनके मुंह पर काला कपड़ा डाल रखा था।
ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अभी तो जुर्म साबित नहीं हुआ है, सोचिए जरा, अभी तो शक की बुनियाद है, ये कह रहे हैं। अबू आजमी क्या कह रहे हैं? जो गुनहगार है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें 6 महीने के भीतर फांसी पर लटकाया जाए, अच्छी बात है, लेकिन मुंबई सीरियल ब्लास्ट की तरह बेगुनाह गिरफ्तार ना हो। पहले से ही शक, मुंबई में उस वक्त दर्जनों बेगुनाहों को जेल भेजा गया था, दिल्ली ब्लास्ट में भी बेगुनाहों की गिरफ्तारी ना हो। जुल्म और नाइंसाफी से आतंकवाद पैदा होता है, ये कह रहे हैं। जुल्म खत्म होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बताइए डॉक्टर्स पर कैसा जुल्म किया गया था, जो लोग 5-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 25 साल से प्रोफेसर बने हुए हैं, आखिर उन पर किसने जुल्म किया था, सवाल है। लेकिन आज मनोज सिन्हा ने जवाब दिया है, सुनिए जरा। ये सच है कि आतंकवाद अमन और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद ने 3 दशकों तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जीवन बर्बाद किया है, बल्कि मैं मानता हूं कि यहाँ के नौजवानों का सबसे बड़ा दुश्मन यही आतंकवाद और इसका इकोसिस्टम रहा है। आज हमारा नौजवान अपने ड्रीम, अपने एस्पिरेशंस पूरे कर रहा है, और यह बात पड़ोसी मुल्क और उनके कुछ सहयोगी आतंकी तत्वों को रास नहीं आ रही है। लेकिन दर्शकों, आज देखा आपने, योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को जवाब दिया है, और आज उन्होंने बताया है कि कैसे आतंकवाद और आतंकियों का समर्थन करने वाले लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं। लेकिन उसका खुलासा आज योगी आदित्यनाथ ने किया। दिल्ली ब्लास्ट पर देश गुस्से में, आतंकियों पर एक्शन की मांग हो रही है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा, जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनके चेहरे पहचानिए। ये वही लोग हैं जो राष्ट्रीय एकता के रास्ते में बाधा है, जो सरकारी योजनाओं को हड़पने और लाभ के लिए सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं। और जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने की बात आती है, भारतीय आत्मा की जिसमें गूंज है, जिसने देश के लिए प्राण न्योछावर का संकल्प जगाया है, जो भारत का अन्न खाते हैं लेकिन वंदे मातरम का आचरण नहीं करते, वो भारत माता की भावनाओं का अनादर करते हैं। राष्ट्रगीत के विरोध में खड़ा होना राष्ट्र की आत्मा के विरुद्ध खड़ा होना है। दरअसल कई दलों ने वंदे मातरम का विरोध किया है, और अबू आजमी इसे राष्ट्रगीत को कहते हैं कि ये हम नहीं गाएंगे, ये इस्लाम के हिसाब से नहीं है। आजमी जैसे कई नेता हैं जो खुलेआम इसका विरोध करते हैं। उन लोगों को योगी आदित्यनाथ ने आज चेतावनी दी है, सुनिए जरा। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है, जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो, जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहन और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, देश में गद्दार नहीं है, भारत के कई गद्दार बाहर भी हैं, जिसमें तुर्की का नाम सामने आया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ब्लास्ट में तुर्की का कनेक्शन सामने आया दर्शकों, और इस कनेक्शन को लेकर अभी कई सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन इनका कनेक्शन कैसा है दर्शकों? दिल्ली ब्लास्ट में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आपको बताएं, खबर है कि गिरफ्तार आतंकियों के तार तुर्की से जुड़े हुए हैं। ब्लास्ट से जुड़ा आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर तुर्की गया था। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी तुर्की का दौरा कर चुका है। खबर है कि दोनों के पासपोर्ट से इस बात के संकेत मिले हैं। आशंका है कि तुर्की जैसे देश में गए और जैश ए मोहम्मद से निर्देश लिए। तुर्की से ही बताया जा रहा है कि कैसे क्या करना है, कब धमाके करने हैं, कहां धमाका करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन तुर्की से बताई जा रही थी। दोनों ने तुर्की दौरे के दौरान मुकम्मल प्लानिंग की थी। दोनों को यह बताया गया था कि टारगेट को प्लान करना है, और पुलिस पता लगा रही है क्या दोनों ने किसी विदेशी के संपर्क में बने रहने के बाद वारदात को अंजाम दिया। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इन्हें वहीं ट्रेनिंग मिली थी। दरअसल दोनों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के तुरंत बाद तुर्की के दौरे पर चले गए थे, और इसलिए तुर्की पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तुर्की का ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान के साथ कैसा खेल था वो सामने आ गया था। दर्शकों, आगे बढ़ेंगे
और बात करेंगे आज के सूत्र की। और आज का सूत्र आपको सुनना चाहिए। जंग की स्थिति में क्या नीति होनी चाहिए और कितना संयम दिखाना चाहिए, इसको लेकर आचार्य चाणक्य ने बहुत अहम बात कही है। क्या कहा है? जब शांति सभी उपायों से असंभव हो जाए तभी युद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए, परंतु जब युद्ध करो तो ऐसा करो कि शत्रु फिर कभी ना उठ पाए। शत्रु को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसे परास्त करने का सबसे अच्छा तरीका है दुश्मन की कमजोरी पहचान कर सही समय पर हमला करें। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य चाणक्य के ही दिखाए रास्ते पर सभी को आगे चलना चाहिए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए, कहीं मत जाइए। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH